हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने डी ट्रिपल बी टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने कैलकुलस की ये सिलेबस आपका कैलकुलस की 2 यूनिट्स फिनिश कर ली है। ठीक है, कल पिछली क्लास में हमने ये वाला टॉपिक और पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, और टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो आज ये इस यूनिट की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम ये बचे हुए टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको बतानी है, उसको एक बार सुन लीजिएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, स्पेशल पॉइंट्स ऑन कर्व्स, कुछ जैसे जब हम कर्व्स बनाते हैं तो उन कर्व्स पे कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉइंट बनते हैं जिनको कुछ नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। देखो, पहला क्या है, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, ये नाम है उन पॉइंट्स के, ये उनकी डेफिनेशन है, ये बिहेवियर ऑफ टेंजेंट्स है उनके, उन पॉइंट्स पे बिहेवियर ऑफ टेंजेंट्स, ये है एग्जांपल ऑफ कर्व कि कौन सी वो कर्व है जिन पे ये पॉइंट बनेंगे, ये उन कर्व्स के एग्जांपल हैं, और यहां पर वो पॉइंट बताया हुआ है क्या होगा। अब देखिए, यहां पर सबसे पहली बात, देखो जो मेन काम की बात है इसमें भी मैं वो आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है स्मूथ पॉइंट, या फिर रेगुलर पॉइंट भी बोलते हैं इसको, मेनली स्मूथ पॉइंट बोला जाता है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, कर्व पासेज नॉर्मली, कर्व नॉर्मली पास होती है और टेंजेंट यूनिक होता है। जैसे सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक ही टेंजेंट बनेगा सर्कल पे। ठीक है, तो कर्व पासेज नॉर्मली और टेंजेंट अगर यूनिक हो तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं स्मूथ पॉइंट या फिर रेगुलर पॉइंट। समझ आ रहा है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बिहेवियर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऐसी कर्व पे एक ही टेंजेंट बनेगा, तो यही है बिहेवियर ऑफ टेंजेंट, एग्जैक्टली वन टेंजेंट। एग्जांपल दे दिया ऐसी कर्व पर कर्व का जिसपे स्मूथ पॉइंट बनता है, क्या है, सर्कल है, और इसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू सी, मतलब r इज इक्वल टू 1 यूनिट का सर्कल, r इज इक्वल टू 2 यूनिट का सर्कल, तो r इज इक्वल टू सी। क्लियर है? एट विच पॉइंट, उस कर्व पे कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट स्मूथ पॉइंट ही कहलाएगा। तो ये पहली बात हो गई स्मूथ पॉइंट की। अब आगे देखो, कस्प, सेकंड पॉइंट है ये, इसको क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं, कस्प। और ये हार्ट शेप जो बनती है ना, इसमें ये जो बीच में पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं कस्प। ठीक है, कर्व मीट्स पॉइंट्स विद अ शेप शार्प कॉर्नर, मतलब शार्प कॉर्नर बनाती हैं दो कर्व आके, तो ऐसे पॉइंट को हम कस्प बोलते हैं। अप्रोचेज फ्रॉम बोथ साइड्स विद सेम टेंजेंट, और दोनों साइड से ये कर्व ऐसे अप्रोच करती हैं। ठीक है, अप्रोचेज फ्रॉम बोथ साइड्स विद सेम टेंजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? इस कर्व पे जो कस्प बनाती हैं, वन टेंजेंट बट कर्व रिवर्स इट्स डायरेक्शन, एक ही टेंजेंट होगा बट वो कर्व अपनी डायरेक्शन को बदल लेगी। जैसे पहले ऐसे आ रही थी तो फिर अपनी डायरेक्शन को बदल के ऐसे मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, कर्व मीट्स पॉइंट विद अ शार्प कॉर्नर, अप्रोचेस फ्रॉम बोथ साइड्स विद सेम टेंजेंट, वन टेंजेंट बट कर्व्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये बिहेवियर ऑफ टेंजेंट है। एग्जांपल इसका कार्डियोइड, आपको पता है कार्डियोइड में ये हार्ट शेप बनती है। ठीक, और कहां पर बनेगी ये हार्ट शेप, एट पोल, पोल पर बनेगी, एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पोल पर बनेगी 0 0 पर, और वहां पर एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू पाई, जहां पर ये पॉइंट बनेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये पूछेगा कि बताओ कस्प किस शेप में बनेगा, कार्डियोइड में बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ना आपसे डेफिनेशन पूछेगा। पूछ भी ले तो आप समझ जाओगे कि हार्ट शेप होती है, वो आप डेफिनेशन देखते ही समझ जाओगे। क्लियर? कार्डियोइड एग्जाम्पल का आपको पता ही है, पोल पे बनेगा, एंगल थीटा पाई, ये पूछेगा नहीं, ये बेसिकली पूछता है कि नाम दे देगा, बताओ कस्प पॉइंट कौन सी शेप पे बने, कर्व पे बनेगा, कार्डियोइड पे बनेगा। अगला है नोड। ये जो नोड पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर कर्व क्रॉस करती है, अपने आप को क्रॉस कर लेती है, काटा सा बन जाता है। ठीक है, कर्व क्रॉस इटसेल्फ लाइक एक्स, ऐसे काटा सा बन जाता है, इसको बोलते हैं नोड।
कर्व इंटरसेक्ट इटसेल्फ एट द पॉइंट, यहां पर ऐसी कर्व में टू और मोर डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट द सेम पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या था, स्मूथ में एग्जैक्टली वन टेंजेंट था, कस्प में क्या था, टेंजेंट तो एक ही था बट कर्व अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही थी। इतनी बात समझ में आ गई। नोड में क्या है, दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट सेम पॉइंट पर बन सकते हैं। क्लियर, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, बस इतनी बात को ध्यान रख लो कि नोड में बन सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल है इसका लेमिनस्केट, और लेमिनस्केट की इक्वेशन पिछली क्लास में भी की थी एग्जांपल्स जब प्रैक्टिस कर रहे थे हम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा, इसकी इक्वेशन होती है, ध्यान भी रख सकते हो आप। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा, ये लेमिनस्केट की इक्वेशन होती है, और ये ऐसे क्रॉस करती हुई कर्व बनती है इंफिनिटी टाइप। क्लियर है, अगर यहाँ पे साइन टू थीटा होता तो सिर्फ 45 डिग्री रोटेट करती, मतलब जो 45 डिग्री एंगल है उस पे इंफिनिटी बनता है, ऐसे ऐसे बनती है वो। क्लियर, बस थोड़ा सा ध्यान कर लो, क्या पता इतनी डीप में। देखो मैं आपको प्रॉपर ग्राफ से बनवा के पॉइंट रख के दिखाता ना, तो एक ही चैप्टर में, इस एक यूनिट में महीना लग सकता है आपको। क्लियर, बट मैंने इस तरह से कंटेंट डिजाइन किया कि थोड़ा तो याद आप डिटेल में करोगे, जब भी रखना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि जब कोई जादू की छड़ी आ जाएगी और आपको सब कुछ याद ऐसे ही हो जाएगा। जब भी आपको याद तो करनी ही पड़ेगी, ये कंडीशन जिस तरह से वो पेपर में पूछता है। आप पेपर में डिराइव नहीं करने वाले हो किसी भी चीज को। ठीक है, तो थोड़ी सी ये कर्व्स कर्व क्या बनेंगी, कौन सी इक्वेशन की क्या कर्व बनेगी, ये आपको थोड़ा सा नाम ये ध्यान रखनी है बातें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार पढ़ लोगे तो इजीली याद हो जाएगा। क्या है इसमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा, इसकी कर्व ऐसे बनती है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन टू थीटा की भी इन्फिनिटी ही बनती है, बट ये एक्स एक्सिस पे बनी है, वो ऐसे 45 डिग्री पे बनेगी, इस एंगल पे ऐसे इन्फिनिटी। क्लियर, एट थीटा बराबर में 0, एट पोल यानी कि 0 एंड थीटा बराबर में 0, एंगल 0 ही तो है ना जहां पर ये बन रही है, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी वो बस ये पूछेगा, बताओ नोड पॉइंट जो है वो कौन सी कर्व पे बनेगा। ये 4 पॉइंट दे देगा, कार्डियोइड पे बनेगा, सर्कल पे बनेगा, लेमिनस्केट पे बनेगा, या नन ऑफ द अबव। तो लेमिनस्केट आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछता है। ये डेफिनेशन तो इसलिए लिखी गई है ताकि आप मतलब थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। क्लियर, और टेंजेंट, दो से ज्यादा टेंजेंट बन सकते हैं नोड पे। एक और तरह का पॉइंट होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, कोई नहीं है उसके साथ, सिंगल पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट कर्व विद ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आइसोलेटेड पॉइंट वही बनता है जहां पर और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा, मतलब r इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई और सॉल्यूशन कर्व का हो ही ना, तो ऐसा पॉइंट बनता है आइसोलेटेड पॉइंट। इसकी डेफिनेशन भी है, इक्वेशन सेटिस्फाइड ओनली एट द वन पॉइंट बट नो एक्चुअल ब्रांच पासेस थ्रू इट नियर बाय, सिर्फ और कोई ब्रांच इससे पास नहीं होगी और एक ही पॉइंट पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसमें कोई टेंजेंट नहीं बनता, नो टेंजेंट। स्मूथ पॉइंट पे एग्जैक्टली वन टेंजेंट, कस्प पे वन टेंजेंट बट कर्व चेंजेस रिवर्स इट्स डायरेक्शन, और चेंजेस नहीं रिवर्स इट्स डायरेक्शन। और नोड में दो या दो से ज्यादा टेंजेंट्स बन सकते हैं, आइसोलेटेड में कोई टेंजेंट नहीं बनता क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट होता है। जैसे इक्वेशन दूं मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये आर स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, साइन स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव, एंड इसके आगे माइनस लगा मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज के इक्वल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो ये कर्व सिर्फ एक पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी, वो है 0,0। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट बनेगा एक, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक पॉइंट मिलेगा बस। ठीक, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट का एग्जांपल है। एट पोल r इज इक्वल टू 0, रेडियस 0 होगा पोल पर, रेडियस 0 यानी कि पॉइंट। अच्छा, मेरे को अब ये बताओ कि ये जो 4 तरह के पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको देखकर अगर कोई कर्व दे के आपसे पूछ ले, स्मूथ पॉइंट है, कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो बता दोगे ना? जल्दी बताओ कमेंट में, बता दोगे या नहीं बता दोगे? यस, वेरी गुड, चारों के चारों पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। यस, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं क्वेश्चंस को। यस, ये सब हमने कर लिया था। ये वाला पार्ट आज हमने ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस। देखो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स में मैंने 3 थ्योरम करवाई थी आपको। क्या क्या थी? एक तो पैराबोला की थी थ्योरम, एक इलिप्स की थी और एक हाइपरबोला की थी। आई थिंक इतना तो सबको याद होगा। ठीक,
इसकी क्विक समरी एक बार हम देखेंगे, तो जब आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा एक बार वे तीनों थ्योरम, ताकि क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक्स के आप आराम से कर पाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स टू इट्स टू फोकी इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स। मतलब इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है और उसका फर्स्ट फोकी से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का सेकंड फोकी से डिस्टेंस ऐड कर दें तो किसके बराबर होता है? हमें पता है 2a के बराबर होता है, करके आ चुके हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 2a यानी कि जो उसकी मेजर एक्सिस है ना, जो उसका मेजर पार्ट है एक्सिस पे। फॉर द पैराबोला y square is equal to 4ax a ray from the focus s is equal to a comma 0 after reflection at the parabola will always, मतलब एक पैराबोला है, एक रे जो है वो फोकस से पास हो रही है। अगर हम फोकस से पैराबोला पे, फोकस से रे आ रही है और पैराबोला पे लग रही है, तो बताओ कैसे जाएगी? तो पैरेलल चली जाएगी एक्सिस के। मैं बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक पेज लेते हैं हम, देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक्सिस है और ये पैराबोला है ना, और ये इसका फोकस है, फोकस। अगर रे ऐसे जाएगी और पैराबोला फोकस से रे आ रही है तो ये पैरेलल टू द एक्सिस चली जाएगी ऐसे। बस सिंपल, क्लियर है? तो यही लिखा है इसमें। क्या लिखा है देखो, passes through vertex travel parallel to the axis, तो यही आंसर है, ट्रेवल पैरेलल टू द एक्सिस। अब इसकी जो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स हम करके आए हैं, इसकी एक बार क्विक समरी ले लेते हैं क्या थी। देखो पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीन चीजें थी, ठीक है। रेज फ्रॉम पैराबोला में रेज फ्रॉम फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द एक्सिस, ये तो बात हमने अभी डिस्कस की है, कोई दिक्कत नहीं। रेज पैरेलल टू द एक्सिस, लेकिन पैरेलल टू द एक्सिस अगर रे आ रही है, जैसे अगर ऐसे पैरेलल टू द एक्सिस अगर रे आ रही है, ये है पैराबोला, अगर ऐसे पैरेलल टू द एक्सिस रे आई तो वो फोकस से पास होगी, फिर ऐसे, क्लियर है? दिस इज द फोकस। तो अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है तो फोकस से पास होगी। तो यही है, रेज पैरेलल टू द एक्सिस रिफ्लेक्ट टू द फोकस। उसके बाद ये टेंजेंट वाला पार्ट, ये थ्योरम जो मैं करवा के आया हूं, वे तीन थ्योरम उनका है, लेकिन एक बार हम पहले ये ऊपर के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। टेंजेंट वाला पॉइंट तीनों का एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इलिप्स में क्या है, रेज फ्रॉम वन फोकस। अगर कोई इलिप्स पे दो फोकस होते हैं, आपको पता है, अगर किसी एक फोकस से रे आएगी तो वो इलिप्स पे टकरा के और दूसरे फोकस पे से निकल जाएगी। जैसे दिखा भी देता हूं, जैसे ये है, जैसे ये इलिप्स है, ये फोकस है F1, ये F2 है, F2 है, ठीक है। और ये मान लो ये इस फोकस पे से रे आई और इलिप्स पे लगी तो ये दूसरे फोकस पे टकरा के निकलेगी, चाहे इलिप्स पे कहीं भी लगे। अगर यहां लगेगी तो भी यहां से जाएगी, तो भी यहां से जाएगी, ठीक है। तो ये लिखा है, रेज फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट्स टू द अदर फोकस। हाइपरबोला में क्या है, रेज फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट्स एज इट इज कमिंग फ्रॉम द अदर फोकस या डाइवर्जिंग फ्रॉम द अदर फोकस। ऐसा लगेगा रेज, जैसे एक फोकस से रे निकल के पैराबोला पे लगी तो ऐसा लगेगा कि वो रेज दूसरे फोकस से डाइवर्ज होती हुई आ रही है, ठीक है। मतलब दूसरे फोकस से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा। रेज फ्रॉम वन फोकस इन हाइपरबोला रिफ्लेक्ट्स एज इफ कमिंग फ्रॉम अदर फोकस। तो ये तीनों बातें ध्यान होनी चाहिए। पैराबोला में दो थी, फोकस से रे जाएगी तो पैरेलल टू एक्सिस निकल जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस रे आएगी फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इलिप्स में क्या था, रेज फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट्स टू अदर फोकस। और हाइपरबोला में क्या था, रेज फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट्स एज इफ कमिंग फ्रॉम द अदर फोकस, या फिर एज इफ डाइवर्जिंग फ्रॉम द अदर फोकस। इस तरह की लैंग्वेज लिखी पाएगी, समझ जाना आप, क्लियर। अब ये इनका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसी समरी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनिक्स के, ठीक है। एक बार मैं वे थ्योरम खोल लेता हूं जो हम थ्योरम करके आए हैं, ताकि साथ साथ मैं आपको दिखा सकूं। यस, ये थी वे थ्योरम, है ना। क्या थी, पैराबोला में मैं पढ़ूंगा नहीं, इनको बस डायग्राम में बता रहा हूं।
जैसे ये पैराबोला है, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर, हमने इस पे कोई पॉइंट पी लिया था और इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल एक लाइन ली थी और इस पॉइंट पी से हमने क्या किया था, एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, टेंजेंट। ठीक है, तो इस टेंजेंट से जो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल ही है ना, इसके साथ जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है, और अगर इसी पी पॉइंट से हम फोकस के साथ मिला दे तो ये जो एंगल बनता है ये इक्वल होते हैं। क्लियर बात है? तो इसका मतलब मेरा जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पी पर, वो बाइसेक्ट, ऐसे लिखा मिलेगा, वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है और जो मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के जो पैरेलल लाइन है, ये इक्वल एंगल बनाती है, टेंजेंट के साथ इक्वल एंगल बनाती है, या ऐसा लिखा मिलेगा बाइसेक्ट करती है एंगल को। लैंग्वेज ध्यान से सुनना मेरी, ऐसे लिखा मिलेगा कि या तो वो एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल, कि जो टेंजेंट है पॉइंट पी पर और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल जो लाइन है और इस पॉइंट से जो फोकस पे जो लाइन है, ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, या ऐसे लिखा मिलेगा, या ऐसे लिखा मिलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो पैराबोला की बात है। अब यहां पे आ जाओ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स में क्या लिखा मिलेगा। इसमें ये है इलिप्स, ये है पॉइंट पी और इस पे हमने ड्रॉ किया है टेंजेंट। तो इस टेंजेंट के साथ और इस पॉइंट से फोकस F1 के साथ जो एंगल है, और इस पॉइंट से फोकस F2, ये जो लाइन है, इसका टेंजेंट के साथ जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। या तो ऐसे प्रॉपर लिखा मिलेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, या ऐसे लिखा मिलेगा कि ये टेंजेंट इन फोकल लेंथ के साथ बाइसेक्ट करता है एंगल को, या ऐसे लिखा मिलेगा। क्लियर है? ऐसे ही हाइपरबोला में ये थ्योरम थी कि ये हाइपरबोला है, ये पॉइंट पी है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो एक फोकस से इस पॉइंट को मिलाओ और दूसरे फोकस से मिलाओ, तो जो टेंजेंट के साथ ये एंगल बना रहे हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपनी समरी जो हम कर रहे थे। पैराबोला में क्या बताया, टेंजेंट बाइसेक्ट्स, जो टेंजेंट था मेरा पॉइंट पी पर, बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन एक्सिस, वहां पर पैरेलल टू एक्सिस थी तो वो एक्सिस ही मान ली, एक्सिस एंड फोकल रेडियस। समझ गए? तो वही बात है ना पैराबोला वाली जो हम थ्योरम पढ़ के आए हैं। इलिप्स में क्या है, टेंजेंट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई, जो फोकल रेडियाई से जो लाइन बन रही है और जो टेंजेंट से लाइन बन रही है, वे दोनों एंगल इक्वल होंगे, या ऐसे बोलो टेंजेंट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। और सेम हाइपरबोला में टेंजेंट बाइसेक्ट एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बस यही समरी थी जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक्स में पूछी जाती है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं, अभी देखना 5 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। जो पैराबोला है वे कहां कहां यूज होते हैं? देखो, पैराबोला इस शेप का होता है, इस शेप का, ऐसे, है ना। तो ये आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में कुछ ऐसा सा ही मिरर नहीं बना होता ऐसे, है ना। तो सर्च लाइट में यूज होता है पैराबोला का। जो टाटा स्काई ऊपर छतरी लगी होती है वो भी ऐसे ही फोल्ड, ऐसे ही थोड़ी पैराबोला शेप की होती है टाटा स्काई में। डिशेज में, रेडियो टेलीविजन में पैराबोलाज का यूज होता था। इलिप्स का यूज कहां होता है? इलिप्स का यूज आप देखोगे कि जो ऑडिटोरियम्स होते हैं उनमें होता है इलिप्स का यूज। गैलरीज, विस्परिंग गैलरीज होती हैं, वहां पर इलिप्स का यूज होता है। और हाइपरबोला का जो ये टेलीस्कोप होते हैं जो प्लैनेट्स को देखने के लिए, रेडार सिग्नल सिस्टम में हाइपरबोला का यूज होता है। तो ये है हाइपरबोला, रेडार सिग्नल सिस्टम हाइपरबोला, सर्चलाइट डिशेज टाटा स्काई रेडियो टेलीस्कोप पैराबोला, विस्परिंग गैलरीज ऑडिटोरियम इलिप्स। अब क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। इन इलिप्स x square by a square plus y square by b square is equal to 1 are ray emanating from one focus after reflection at the ellipse will। अभी अभी बताया कि एक फोकस से अगर रे आ रही है तो वो इलिप्स पे टकरा के दूसरे फोकस से निकल जाएगी। यही आंसर है, पासेज थ्रू अदर फोकस। बस खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है ना। और जिसको ये नहीं आते ना उसके लिए फिर पेपर ऐसा लगता है कि हो पता नहीं क्या आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ एन इलिप्टिकल मिरर। इलिप्टिकल मिरर है और सोर्स ऑफ लाइट को फोकस पे रख दिया गया है। वेयर विल द रिफ्लेक्टेड रे मीट? तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहां मिलेगी? दूसरे फोकस पे मिलेगी। दे कन्वर्ज एट द अदर फोकस। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। फॉर द हाइपरबोला, हाइपरबोला दे दिया मेरे को, x square by square minus y square by b square is equal to 1। A ray from one focus after reflection at hyperbola
ऐसा लगेगा कि दूसरे फोकस से डाइवर्ज होते हुए आ रही है। यही तो बात हमने सीखी थी हाइपरबोला में। तो क्या है, ट्रेवल एज इफ कमिंग फ्रॉम द अदर फोकस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, लिखा भी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, अ रे फ्रॉम वन फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द अदर फोकस, सी। ठीक, हाइपरबोला में क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ हाइपरबोला, मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइन जॉइनिंग पी टू द फोकी। जो लाइन, वही थ्योरम लिखी हुई है और कुछ नहीं है, ये समझ गए, जो पीछे हाइपरबोला वाली थ्योरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कोनिक इज यूज्ड इन मेकिंग कार हेडलाइट सैटेलाइट डिशेज। अभी बताया था, कार की हेडलाइट यानी कि टॉर्च लाइट एक तरह से वही समझ लो, तो इसमें पैराबोला यूज होता है। सैटेलाइट डिशेज में पैराबोला यूज होता है। क्लियर, सैटेलाइट देखो ऐसे ही तो सैटेलाइट्स बड़े बड़े होते हैं, उनमें ऐसी ही तो छतरी लगी होती है। तो सैटेलाइट डिशेज या टाटा स्काई जो छतों पे लगी होती है, उनमें सब में क्या यूज होता है, पैराबोला। विस्परिंग गैलरीज, ऑडिटोरियम्स, सिनेमा हॉल्स कैसे होते हैं, इलिप्टिकल, इलिप्स। रेक्टेंगुलर रूम्स, साउंड प्रूफिंग करने के लिए रेक्टेंगुलर रूम्स जो बनाए जाते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं, इलिप्स होता है वहां पर। इज इट क्लियर, ये 7th क्वेश्चन था। अब देखिए 8th क्वेश्चन, मैच द कोनिक विद इट्स रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो इनकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से मैच करना। पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताओ। अभी क्या बताया था, फोकस से लाइट आएगी, पैराबोला पे टकरा के पैरेलल चली जाएगी, और अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। ये रहा, रेज पैरेलल टू द एक्सिस पास थ्रू द फोकस। अगर एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो फोकस से पास होती चली जाएगी, सो पैराबोला बी। अच्छा, इलिप्स का क्या था, एक फोकस से लाइट आएगी तो दूसरे फोकस से चली जाएगी, रेज फ्रॉम वन फोकस गो टू द अदर फोकस, तो सेकंड का है ए। हाइपरबोला में क्या था, रेज फ्रॉम वन फोकस रिफ्लेक्ट एज इफ डाइवर्जिंग फ्रॉम अदर, एक फोकस से रेज आएगी और ऐसा लगेगा कि दूसरे फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है, सो दिस इज हाइपरबोला। तो थर्ड का है सी। इज इट क्लियर, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इन विच कोनिक डज द टेंजेंट बाइसेक्ट, किस कोनिक में टेंजेंट बाइसेक्ट होता है, एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई, जो फोकल रेडियाई हैं उनके बीच का एंगल। तो फोकल रेडियाई के बीच का एंगल किस में होता है, इलिप्स में होता है। ठीक है, देखो वही तो बात बताई थी कि जैसे इलिप्स है, इलिप्स में हमने कोई पॉइंट पी लिया, उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया और उस पॉइंट पी को फोकल रेडियाई से मिला दिया, तो वे दोनों इक्वल एंगल बनते थे, या उसको ऐसे बोलते हैं ये कि बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन रेडियाइज एंड टेंजेंट। क्लियर, तो वो कौन थी, वो इलिप्स थी और इंटीरियर एंगल थे वे। ठीक है, या फिर इलिप्स, इतना ही आंसर काफी है, इसकी जरूरत भी नहीं थी। एक्सटीरियर एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई, ये एक्सटीरियर एंगल फोकल रेडियाई के बीच के हाइपरबोला में बन रहे थे। क्या थे, दो हाइपरबोला थे, उस पे कोई पॉइंट लिया था, उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, उनको फोकल रेडियाई से मिलाया था, तो वे जो एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं उनको, तो एक्सटीरियर एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई के जो बाइसेक्ट कर रहे थे एंगल, या फिर जो इक्वल एंगल बन रहे थे, तो वो किसके थे, वे हाइपरबोला के थे। एंगल बिटवीन फोकल रेडियस मतलब उस पॉइंट पी से फोकस तक की रेडियस, एंड एक्सिस, इनके बीच का एंगल किसमें था, पैराबोला में था। एंगल बिटवीन एक्सिस एंड फोकल रेडियस, तो ये पैराबोला। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, बट कई चीजें ऐसी होती हैं कि खुद देख के सोच के समझ के करना पड़ता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको कितना भी जोर लगा लूं, कितना भी वो, बट जब तक खुद एनालाइज नहीं करोगे वो चीज दिमाग में बैठेगी नहीं, जब तक खुद विजुअलाइज नहीं करोगे उस चीज को पढ़ के। ठीक है, तो 2 बार इस क्लास को करना, अच्छे से हो जाएगा। अब जो हमने ये वाला टॉपिक किया था ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला, जितना वो करवाया बस उतना ही करना है, उसमें ज्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, बस उतना ही कर लो, उतना ही पर्याप्त है। उसमें वो जो फॉर्मूला याद करवाया और उस पर एक क्वेश्चन करवाया उतना काफी है, उसमें ज्यादा नहीं करना और ज्यादा पूछता भी नहीं उस पर। ठीक है, अब बस एक चीज की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमारा क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक हमने किया था, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसी के साथ हमारी फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज, ये जनरल इक्वेशन दे दी सेकंड डिग्री की,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 पैराबोला है ना, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, हमें पता है। जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, या उसको उधर ले जाओ, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होता है, एक ही बात है वो। तो ऐसी इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। जब ये ग्रेटर देन 0 या ऐसे बोला एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो वो हाइपरबोला होता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 तो वो इलिप्स होती है, या बोले तो सर्कल होता है। ठीक है, और एच स्क्वायर माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 0 ये कुछ नहीं होता। तो ये तीनों के बारे में हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 रिप्रेजेंट। तो 144 को अगर मैं इनके नीचे ले आऊं तो इधर 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा और इनको जो कटता है काट दो, फिर स्क्वायर की टर्म्स में लिख दो। ये इक्वेशन हाइपरबोला की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो ये तो सर्कल दिखाई नहीं दे रहा, ये तो हाइपरबोला है ना। अब इस 36 को इनके नीचे लेके आओ, इनसे डिवाइड करो, तो इनको डिवाइड करोगे तो ये इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, ये भी नहीं है सर्कल। फिर आगे चेक करो कौन सा बनेगा सर्कल, ये चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर्कल है? देखते हैं भाई। सर्कल की इक्वेशन जो थी उसमें हमने सर्कल की कंडीशन क्या पढ़ी थी, ए और बी बराबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए 1 है और बी भी 1 है, और एच 0 होना चाहिए। एक्स वाई का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो एच 0 है। क्लियर। और वैसे भी आप करके देख सकते हो, इसका सेंटर आएगा, आधा साइन चेंज करोगे तो 1, आधा साइन चेंज करोगे 2, तो सेंटर आएगा इसका 1,2। फिर रेडियस निकाल सकते हो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस का 4, ऐसे रेडियस आ जाएगा। ठीक, अगर रेडियस सही आ जाता है तो ये सर्कल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। इसमें तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब एच 0 नहीं है, यहाँ पर एच 2 है, और सर्कल के लिए एच 0 होना चाहिए, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अभी बताइए, ये तो इक्वेशन, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ये पैरा हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई क्योंकि बीच में माइनस है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। तो एक तो बात है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट है इसके अंदर 2 है ना, मतलब h की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0 नहीं है, तो सर्कल तो हो नहीं सकता, पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नजर आ रहा है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। 5 को उधर ले जाओ और दोनों तरफ रूट ले दो, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगी, और ये लीनियर इक्वेशन है जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्स प्लस वाई रूट 5 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक्स प्लस वाई माइनस रूट 5 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, जब इस तरह से ऊट पटांग इक्वेशन दे दे तो उसका होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, उसी से क्लियर हो जाएगी बात। और क्वेश्चन देखते हैं 3-4, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डील करना है। देखो, विच कंडीशन गिव अ पॉइंट कोनिक सिंगल पॉइंट, मतलब इनमें से कौन सी वो कंडीशन है जिसपे मतलब पॉइंट बन सकता है, पॉइंट या सिंगल पॉइंट या पॉइंट बन सकता है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के लिए तो नहीं बनेगा, एच स्क्वायर लेस देन 0 के लिए क्या क्या बनता है, या तो सर्कल बनेगा या एलिप्स बनेगी या पॉइंट बनेगा, ठीक है, या नो ग्राफ बनेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसके लिए ही बन सकता है, इक्वल टू 0 के लिए नहीं, लेस देन 0 के लिए। इक्वेशन फैक्टराइज इनटू रियल लाइन नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी क्या क्या बन सकता है, फॉर इलिप्स फॉर्म विद नो लोकस समटाइम्स रिड्यूसेस टू अ सिंगल पॉइंट। कई बार ये वाली इक्वेशन में इलिप्स भी बनती है, सर्कल भी बन सकता है और पॉइंट भी बन सकता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये कंडीशन हमने की हुई है जब वो डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक किया था, याद कर लेना। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ये बताना है। देखो, पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल है, इसमें 1 1 है, बिल्कुल ठीक। एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब h 0 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम कैसे पता करें कि ये सही इक्वेशन है या नहीं सर्कल की, या इसमें कोई गड़बड़ है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो, ये जो 4x है, ये इसको मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 2ab होता है,
तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को 2 इंटू टू एक्स ऐसा लिखा जाएगा, ये 2 इंटू टू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इस कांस्टेंट जो 4 आ रहा है यहां पर वो इसमें से आ जाएगा, 4 यहां से उठा लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 4 निकाल लिया, 5 जमा 4 करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो प्लस 2ab ये 4x हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ये y स्क्वायर और यहाँ पे ले लो 3, क्योंकि 2 इंटू 3 बनेगा ना 2ab करते वक्त, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? ठीक है, फिर यहां पर कितना बचा हुआ था करके ही दिखा देता हूं, देख लो, ऐसे तुम मानोगे नहीं ना। यस, यहां पर देखना मेरी बात, कैसे हम होल स्क्वायर कर रहे हैं इसका। कहा गया, हाँ ये रहा, देखो एक्स स्क्वायर और प्लस में इस 4, पहले 4x को इधर लिख लेता हूं, तो 2 इंटू टू एक्स लिख लू इसको, और प्लस में अब 2ab होता है फॉर्मूला, तो यहां पर 2a तो हो गया x, क्योंकि x का स्क्वायर ये रहा, और b है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 5 में से मैंने ये 4 निकाल लिया, 5 जमा 4 करके, अब आगे आ जाओ प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 4 एक्स एडजस्ट हो चुका है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब ये इसका वाई स्क्वायर और इनका यूज करके होल स्क्वायर बनाओ, तो वाई स्क्वायर, तो मैं इस 6y को 2 इंटू 3y लिख सकता हूं ना, तो ये 2a तो हो गया y और b हो गया ये 3, प्लस में 3 का स्क्वायर 9। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर 4 5 ही बचा हुआ था और मेरे को अभी 9 चाहिए है। ठीक है, तो मैं जोड़ घटा कर लूंगा, जितने की मेरे पास कमी रहेगी, 4 की कमी रहेगी थी, तो प्लस 4 माइनस 4 कर लूंगा, तो प्लस 4 तो इसके साथ आ गया, तो माइनस 4 उधर राइट साइड चला जाएगा। ठीक, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस इज इक्वल टू 4, ये रहा। तो ये क्या बनेगा बताओ, सर्कल बनेगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ये इस तरह का सर्कल बनता है ना, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बनता है, उसका तो सिंपल ओरिजिन सेंटर होता है। और जो ये इस तरह का सर्कल बनता है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, उसका सेंटर एच और के होते हैं। समझ गए ना? तो ये मत सोचना कि वो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं, ये भी सर्कल की है। आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो इसमें तो 2 ही है, तो डॉट 1 ले लेंगे इसको, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये क्लियर है। तो ये वाई स्क्वायर एज इट इज है, बचेगा -2, क्योंकि इसमें तो 1 ही गया है ना, तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकती है, तो नो रियल सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। गलती मत कर देना, एम्प्टी सेट होगा इसका। आगे देखो, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मेरे को एक बात बताओ, जब भी कोई ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए ना, जिनकी सब की डिग्री सेम हो, देखो 2x स्क्वायर 2 डिग्री, 1 1 2 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, तो ये होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x एंड y, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन बनेगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, होमोजीनियस पावर 2, इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डीजेनरेट कोनिक्स, और ये डीजेनरेट कोनिक्स बताया था, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इन सब को छोड़कर और कुछ भी आता हो, पॉइंट आता हो, स्ट्रेट लाइन आता हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस आता हो, पैरेलल लाइन आता हो, ये सब डीजेनरेट कोनिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सर्कल नहीं, हाइपरबोला, इलिप्स नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये आंसर है। अब अगला देखो, द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, अभी बताया था होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक ही कंडीशन बताई थी, डेल्टा बराबर 0, डेल्टा बराबर 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक ही कंडीशन थी, डेल्टा बराबर 0। आई थिंक सबको पता होगा डेल्टा बराबर 0, एक बार दिखा भी दूं क्या, नहीं याद हो तो देखो, जब हमने ये कोनिक सेक्शन वाला पार्ट शुरू किया था, यहाँ पर मैंने शुरू में लिखवाई थी आपको, बिल्कुल ये लिखवाई थी, सारी चीजें याद करने के लिए बोला था।
तो यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल्टा जीरो होता है और कुछ नहीं होता, और बाकी सब में डेल्टा नॉन जीरो होता है। तो डेल्टा यानी कि ये डेल्टा ही तो है, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, दिस इज इक्वल टू जीरो, यही कंडीशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बतानी है किसकी है, तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसका मतलब डॉट में 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 तो गायब हो गया, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसमें से 1 चला गया, वाई स्क्वायर एज इट इज, तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो एम्प्टी सेट है ये। पीछे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, इस 4 को उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ये भी स्क्वायर क्वांटिटी ये भी स्क्वायर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें कहीं क्या गिवन है, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन गिवन है, ठीक है, तो यहां पर एम्प्टी मत लगा देना क्योंकि यहां पर इमेजिनरी लाइन इससे बेटर ऑप्शन गिवन है, यहां पर तो कुछ गिवन ही नहीं था। तो पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन इसका होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू -4, तो एक बार एक्स प्लस आयोटा वाई को -4 के इक्वल पुट कर दो, एक बार इसको, तो ये पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस बनेंगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? बस इतना ही प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा के चक्कर में प्लीज मत पड़ना, अगर मेरी मानो तो, ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कर लेना ताकि एक बार फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और मैं देखता हूं इसके अगर 10-20 क्वेश्चन मिल गए प्रीवियस ईयर में इस यूनिट के, तो मैं आपको वे दे दूंगा पीडीएफ, और नहीं तो दोनों यूनिट की फिर एक साथ ही दूंगा। क्लियर है? तो बस प्रीवियस ईयर कर लेना और आपका काम बन जाएगा। अभी इसी के साथ हमारी यूनिट 2 खत्म होती है, मेरी बात कान खोल के सुन लेना। यूनिट 3 और यूनिट 4 छोटी छोटी यूनिट है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, ठीक, बहुत आसान भी है, और मेन यही 2 यूनिट थी जिनमें थोड़ा टाइम लगना था, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है ये, मैंने अपनी तरफ से देखो 2 यूनिट कंप्लीट करवा दिए हैं, अब आपका काम है कि आपको जितनी भी वीडियो करवाई है वे सब रिवाइज करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट करके जरूर जाएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप तक पहुंच पा रहा है या नहीं। क्लियर है? तो कमेंट करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।